ADRE कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। जैसे कि हमने पिछला वीडियो बनाया था आपका श्वसन तंत्र से, और इससे पहले हमने हार्ट का और पाचन तंत्र जैसे कई सारे वीडियो बनाए हैं। दोस्तों उनको भी जाकर आप देखें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के ऊपर से। ब्लड क्या होता है? ब्लड यानी कि रक्त हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। तो यह एक नेचुरल कोलाइड होता है दोस्तों। नेचुरल कोलाइड कैसा? कोलाइड की हम बात करें यदि, तो कोलाइड क्या होता है दोस्तों? हमारा जो ब्लड होता है वो कोलाइड का रूप होता है। कोलाइड का रूप कैसा होता है? जैसे यदि हम पानी के अंदर, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि जैसे पानी के अंदर यदि हम रेत घोल देते हैं, रेत हमने जो बारीक रेत होती है, बालू रेत होती है, उसको यदि हमने इसके अंदर घोल दिया, तो पानी एक प्रकार का तरल पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर जो रेत होती है वो कोलाइडी के रूप में होती है। मतलब जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं उससे थोड़ा बड़ा जो कण होता है वो होता है आपका कोलाइडी कण। दोस्तों वास्तविक विलयन किस प्रकार का होता है? वास्तविक विलयन जो होता है, जैसे आप पानी के अंदर नमक घोल देते हैं, शक्कर घोल देते हैं, तो उसके अंदर आपके कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आपको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देंगे। वो इस तरह के कण होते हैं, वो वास्तविक विलयन के कण होते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन से जो बड़े कण होते हैं वो हमारे रक्त के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोलाइड कण। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कैसा होता है, किस प्रकार का हमारा जो है रक्त होता है। नेचुरल क्यों बोला? क्योंकि ये कोई बनाया गया नहीं होता है, प्राकृतिक होता है ओनली। और ये संयोजी ऊतक होता है, मतलब टिश्यू को जोड़ने का काम करता है। टिश्यू को किस तरह से जोड़ने का काम करता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर फैला होता है, पूरी बॉडी के अंदर हमारा रक्त प्रत्येक जगह पर होता है, और ऊतकों के बीच होता है। तो ये एक प्रकार का कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, संबंध रखता है, ऐसा ये रक्त जो है ऐसा कण होता है। इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। दोस्तों यदि रक्त का pH मान 7.4 है, इसका मतलब रक्त कैसा है? इसका मतलब रक्त है आपका क्षार। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि अगर 7 से pH मान अधिक ऊपर चलते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक, तो वहाँ तक आपको क्षार मिलेगा। और अगर 7 से कम pH मान होता है तो अम्ल मिलेगा। अब दोस्तों 7.4 मतलब 7 और 8 के बीच में 7.4 यदि pH मान है, इसका मतलब है कि हमारा रक्त जो है आपका कैसा है? क्षार है। दोस्तों जो हमारे रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी कि हड्डियों के अंदर जो स्थान होता है वहाँ पर उसको बोन मैरो बोलते हैं, और उसके अंदर जो है हमारे ब्लड का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा हिंदी में। तो दोस्तों लेकिन जब जो बच्चा होता है, गर्भवती महिलाओं में जो बच्चा होता है, उसको उसमें कहाँ पर बनता है ब्लड हमारा? उस वक्त जो ब्लड बनता है वो बनता है लीवर में है। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा दोस्तों। वहाँ पर बोन मैरो में जो है उस वक्त, यानी कि जब भ्रूण होता है बच्चा, भ्रूण कब होता है बच्चा? जब तक वो जन्म नहीं लेता है तब तक वो भ्रूण ही होता है। तो उस समय जो ब्लड बनता है वो बनता है लीवर के अंदर। तो दोस्तों और यह प्लीहा में स्टोर होता है। हमारे शरीर के अंदर ये कहाँ स्टोर होगा? हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड होगा हमारा प्लीहा में स्थित। प्लीहा छोटी छोटी थैलियों के समान होता है, उसके अंदर जो है हमारा रक्त स्टोर होता है। दोस्तों रक्त में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त के अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस तरह से बढ़ेगी? कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो मात्रा बढ़ती है वो अधिकतर वनस्पति घी से बढ़ती है, शराब, वाइन वगैरह इनके द्वारा जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। फैट, अधिक फैट का जो तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाती है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोलेस्ट्रॉल। यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ती है तो कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार की बीमारियों में से एक बीमारी है हार्ट अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों।
अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि ब्लड में होना भी चाहिए या मिनिमम कितनी होना चाहिए, कम से कम 200 ग्राम। अगर 200 ग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर है तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। दोस्तों, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा। तो दोस्तों, लोहा हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, वो भी ब्लड में, यानी कि खून में लोहा पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा दोस्तों? लगभग हम एक कील बना लें, एक कील बन जाए इतना लोहा प्रत्येक मानव के शरीर में पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर करता क्या है? तो दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो जो हीमोग्लोबिन यानी कि जो आयरन होता है, इसे आयरन बोल देंगे, तो आयरन ऑक्सीजन को अपने पास रखकर पूरे ब्लड के अंदर फ्लो कराता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये काम कौन करेगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन। तो ये कार्य हमारा हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों, यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। सब जानते हैं कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। यदि शरीर के अंदर आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे बीमारी होती है एनीमिया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आयरन की मात्रा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तब भी एक प्रकार की बीमारी हो जाएगी, जैसे हम बोलेंगे हीमोसिया। दोस्तों, यहाँ ये बात किसी ने नहीं बताई होगी अब तक आपको। तो हीमोग्लोबिन में यदि रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो कौन सी बीमारी होगी? उसका नाम है हीमोसिया। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। ये अलग अलग बीमारी है दोस्तों, एक बढ़ने से होती है, एक कम होने से होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी नियमित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा बहुत बढ़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आयरन बढ़ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हीमोसिया नाम की बीमारी हो जाएगी। दूसरा है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगा। दोस्तों, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो महिला और पुरुष में अलग अलग होती है। जैसे पुरुष की बात करें तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर के समथिंग जो है पुरुषों में पाई जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा, और फीमेल में जो पाई जाती है वो 13 ग्राम डेसीलीटर पाई जाती है। तो इसमें अलग अलग होती है दोस्तों। 13 ग्राम, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के समय में उसे हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर्स के द्वारा आयरन की गोलियां दी जाती है ताकि हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। यदि किसी एनीमिया से पीड़ित बीमारी का जो व्यक्ति होता है उसे भी यही सलाह दी जाती है कि वो जो है आयरन की टैबलेट यानी कि आयरन की गोलियां लें। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये जो रक्त परिसंचरण है या रक्त की जो खोज है वो किसने की थी? रक्त की खोज दोस्तों विलियम हार्वे, एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम विलियम हार्वे है, उन्होंने इसकी खोज की थी। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर रक्त का कार्य क्या है, क्या काम करता है ब्लड, और क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर? तो एक एक करके सुने दोस्तों। जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। रक्त के कार्य। दोस्तों, पहला कार्य मान लेते हैं हम ताप पर नियंत्रण। दोस्तों, नॉर्मली तो हमारे शरीर के अंदर जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस से यदि कम हो जाता है तो भी बॉडी को दिक्कत होती है, ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो ये जो रक्त होता है हमारा वो ताप का नियंत्रण करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने आपको श्वसन तंत्र में कल बताया था कि जब श्वास लेते हैं तो श्वसन के द्वारा जो है ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो दोस्तों, जब ऑक्सीजन के द्वारा रक्त से जो है ऊर्जा निकलती है तो वो हमारे शरीर को मेंटेन करके रखती है, तापमान बनाए रखती है उस समय।
दोस्तों ताप नियंत्रण का कार्य भी करता है रक्त। दूसरा कार्य क्या करेगा दोस्तों, यह हुआ गैसों का परिवहन। दूसरा लिख देते हैं, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन किस प्रकार से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो है रक्त ऑक्सीजन लेकर जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो ये गैसों का परिवहन हो गया, मतलब ऑक्सीजन को ले जाना शरीर के विभिन्न भागों तक और शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, ये क्या हो गया आपका गैसों का परिवहन हो गया। दोस्तों ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। अगला है आपका पोषक पदार्थों का परिवहन। दोस्तों पोषक पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से, जैसे जब हम खाना खाते हैं, एक वीडियो मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र का। दोस्तों आप सारे वीडियो यदि देखेंगे तो एक से एक जो है रिलेट करेंगे ये वीडियोस, सारी जानकारी एक दूसरे के काम आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो भी आप देखें। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब जो आपका आहार नाल होती है, आहार नाल से भोजन जो है आहार नाल के द्वारा यानी कि छोटी आंत के द्वारा जो है भोजन को अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषित जब भोजन को किया जाता है तो भोजन में उपस्थित आवश्यक कण जो है रक्त के अंदर मिल जाते हैं और रक्त के अंदर मिलने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय के द्वारा पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये कार्य कौन करेगा, ऐसा ये कार्य जो है आपका रक्त ही करेगा, क्योंकि रक्त ही जो है पोषक पदार्थों को हमारी आंतों से विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों ये एक काम और करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ किस तरह से, दोस्तों हमारे रक्त के अंदर कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसको किडनी हमारी जो है साफ़ करती है और साफ़ करने के बाद उसको जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे मूत्र में मिला देती है और मूत्र के द्वारा उसको अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ बनते हैं जो रक्त में ही घुले होते हैं। अब रक्त में घुले होते हैं लेकिन इनको बाहर करना आवश्यक होता है, क्योंकि अमोनिया जहरीला होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोनों को बाहर करने के लिए एक अंग होता है जिसे हम बोलते हैं किडनी, और किडनी के द्वारा जो है रक्त को साफ किया जाता है। अगर रक्त किडनी के पास आएगा तभी तो वो साफ करेगा, इसका मतलब ये रक्त का ही कार्य है, रक्त के ही द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए ब्लड के कार्य। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है, रक्त का स्ट्रक्चर कैसा होता है और रक्त के अंदर क्या क्या चीज़ कितने प्रतिशत पाई जाती है, वो चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे रक्त में क्या क्या पाया जाता है। जैसे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लड के दो भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो है आपका प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। दोस्तों प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो होता है 60% होता है, लगभग कहीं पर 55, 56 या 60 भी लिखा होगा, तो एवरेज मान लेते हैं कि यहाँ पर 60% हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा होता है। दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु लगभग अगर ये 60 है तो फिर ये 40% रहेगा, 40% रुधिराणु होता है। ये किस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे कि जो प्लाज्मा है एक वो विलय की तरह काम करता है, विलायक की तरह हमारा जो है प्लाज्मा काम करेगा और विलय की तरह जो है हमारा रुधिराणु काम करेगा। मतलब किसी चीज़ में अगर हम किसी चीज़ को घोलते हैं तो जिसमें घोलते हैं वो हो गया आपका विलायक और जिसको घोलते हैं उसको बोलते हैं विलय। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा विलायक की तरह होता है और जो रुधिराणु होता है वो हमारा विलय होता है, यानी कि जो घुला रहता है। दोस्तों रुधिराणु एक ठोस कण होता है, मतलब जो रक्त के कण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रुधिराणु, और इसके अंदर पोषक पदार्थ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल द्रव होता है ओनली, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है और दूसरा होता है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन।
दोस्तों प्लाज्मा में इन दोनों की बहुत अहम भूमिका होती है। जो फाइब्रिनोजेन है या प्रोथ्राम्बिन है, अगर इन दोनों में से किसी एक को हटा दें तो ये रक्त का कलर भी बदल जाएगा। और दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में ये लड़ने में सहायता करता है आपका प्लाज्मा भी। तो फाइब्रिनोजेन भी ज़रूरी है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन भी इसके अंदर ज़रूरी है। दोस्तों याद रहेगा कि ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में आपका कौन कौन सा प्रोटीन होगा, एक तो फाइब्रिनोजेन होगा, दूसरा होगा आपका प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रुधिराणु की। इसको बोलते हैं कार्पल्स। इसमें 3 भाग होते हैं रुधिराणु के। जो हमारा मुख्य भाग होता है रक्त का, जिसे हम रुधिराणु बोलते हैं, और उसके 3 भाग होते हैं। उसमें 3 भाग क्या क्या होते हैं। पहला होता है आरबीसी। आरबीसी को दोस्तों बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इसको बोलेंगे, या रेड ब्लड कार्पल्स बोलेंगे। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं आप लोग। और तीसरा भाग होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। तो दोस्तों जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइड भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, आरबीसी को एरिथ्रोसाइड बोलेंगे, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड बोलेंगे, और जो है आपका प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड्स बोलेंगे। दोस्तों इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अलग अलग कार्य किस तरह से होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आरबीसी। आरबीसी लिखा ही हुआ है दोस्तों, तो इसके अंदर इसके कार्य देख लेते हैं। यहाँ पर जो है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है वो देख लेते हैं, और यहाँ पर प्लेटलेट्स का कार्य देख लेते हैं। दोस्तों एक एक करके इनको लिखते हैं। तो जैसे इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या काम करता है, ये किस तरह का होता है। दोस्तों जो आरबीसी होता है इसका आकार लगभग गोल होता है, इस तरह से। इस तरह से आरबीसी का जो आकार रहेगा वो एकदम गोल रहेगा, ये। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कोई आकार नहीं होता दोस्तों, ये अनिश्चित आकार की होती है। कभी ऐसी भी होती है, कभी ऐसी होती है, कभी इस तरह की होती है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है डब्ल्यूबीसी का। लेकिन आरबीसी का एक आकार है जो कैसा है, गोल है। दोस्तों इसका जो आकार होगा वो उत्तल होगा। इस तरह का आकार इसका होता है, ये बीच में से उठा हुआ होता है, लगभग गोलाई में हो या ना हो, लेकिन बीच में से उठा हुआ होगा, यानी कि उत्तल आकार इसका होता है। उत्तल आकार बोल सकते हैं, जैसे आपका लेंस होता है उत्तल, उसी तरह का होता है, यानी कि बीच में से उठा हुआ रहता है। तो दोस्तों अगर हम किसी पर्वत पर यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं तो ये जो आरबीसी है उसका आकार बढ़ने लगता है, ऑटोमेटिकली जो है आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है। और इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिम्बाणु के ऊपर भी ऊंचाई पर जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों इसमें जो लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइसोसोम और केंद्रक। दोस्तों लाइसोसोम और केंद्रक जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता। मैं यहाँ पे कट का निशान लगा दिया है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक पाया जाएगा। और जो प्लेटलेट्स होता है इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाएगा। दोनों केंद्रक होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है, लेकिन आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ना ही इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। दोस्तों रुधिराणु का ये 95% भाग बनाता है कौन, आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये हमारे रुधिराणु की बात कर रहे हैं, पूरे ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रुधिराणु का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, ये 95% भाग। मतलब जो बाकी बचा रहेगा वो केवल आपका 5% भाग बनाएगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर 5% भाग बनाएगा। दोस्तों किसकी मात्रा किस में कितनी पाई जाएगी वो भी जान लीजिए। जैसे आपका आरबीसी है, इसके अंदर 1 लीटर ब्लड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 50 लाख, जो 50 लाख क्या पाए जाएंगे, आरबीसी पाए जाएंगे। इसकी संख्या होती है 50 लाख। और इसकी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये पाई जाएगी 10,000। यहीं से देख लीजिए आप, 10,000 है, ये 50 लाख है। और इधर पाई जाएगी आपकी, यहाँ पर पाई जाएगी 2 लाख। 2 लाख जो है आपका पाया जाता है बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट से पाया जाता है इसके अंदर।
दोस्तों यहाँ पर WBC की बात करें तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और ये हमारी रोगों से रक्षा भी करता है। WBC की बात करें तो ये रोगों से रक्षा करने का काम करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रोगों से रक्षा। WBC जो है रोगों से किस तरह से रक्षा करता है, क्योंकि इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं एंटीबॉडी होते हैं इनके अंदर, इसके अंदर लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है दोस्तों। तो ये अलग अलग कार्य करते हैं WBC में। क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे हमने बोला अभी एंटीबॉडी, ये बीमारियों की पहचान करता है। जब भी कोई बाहरी जीवाणु अगर शरीर के अंदर आक्रमण करता है तो ये उसकी पहचान करता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है एंटीबॉडी। और दोस्तों लिम्फोसाइट की यदि बात करें तो यह उससे लड़ता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। यदि हम बात करें कि एंटीबॉडी क्या करेगा, चलो तीनों के नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ। पहला है आपका एंटीबॉडी, जो WBC की बात करें उसमें पाया जाएगा एंटीबॉडी। दूसरा है लिम्फोसाइट। और तीसरा भाग दोस्तों है आपका, तीसरे भाग की बात करें तो मोनोसाइट हो जाएगा। दोस्तों ये अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे एंटीबॉडी क्या करेगा कि अगर कोई जीवाणु बाहर से आता है तो उसकी पहचान करता है और सजग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जो किसको बोलता है, जो लिम्फोसाइट होता है इसके अंदर टी सेल होती है। लिम्फोसाइट के अंदर टी प्रकार की जो सेल्स पाई जाती हैं। तो टी सेल क्या करेंगे, उन जीवाणुओं को जाकर मारेंगी, लेकिन एंटीबॉडी क्या करेगा, उसकी पहचान करेगा। और दोस्तों अगर मोनोसाइट की बात करें तो जब जीवाणु बॉडी के अंदर मर जाते हैं तो उन मरे हुए जीवाणु को नष्ट करने यानी कि खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। सबसे बड़े आकार में पाया जाता है मोनोसाइट, और ये जीवाणु को नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए यदि जीव मर तो गया लेकिन वो शरीर के अंदर ही उसका कचरा है, यानी कि वो जीवाणु मरे हुए हैं, परंतु वो शरीर से बाहर निकालना उनको ज़रूरी है या उनको नष्ट करना ज़रूरी होता है। तो उसको नष्ट करने का काम आपका मोनोसाइट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।